देखें, हमारा ये जो IAS या IFRS है जिसकी हम आज बात करेंगे, ये है IAS 21। इसको कहते हैं हम द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये IAS हर कंपनी पे अप्लाई नहीं होता। ये IAS उन कंपनीज पे अप्लाई होता है जो फॉरेन करेंसी में डील कर रहे होते हैं। अब हमारी करेंसी जो होगी वो डॉलर है या कुछ भी हो सकती है। एक यूनिट हमेशा जो है वो डॉलर में होगा, दूसरा जो है वो फॉरेन करेंसी होगा। अब एक छोटी सी बात बताइए, इसको अगर हम पढ़ें इससे पहले एक छोटी सी बात पूछते हैं। इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट यानी SOCI SFP आपने लाइफ में बचपन से बनाते हुए आ रहे हैं, F3 FA2 FA1 से। तो उसमें क्या सीन होता है, सारा SOCI और SFP एक करेंसी यूनिट में बन रहा होता है, विच इज यूजुअली डॉलर्स, राइट। यस। और आज भी ऐसा ही होगा कि हम डॉलर में ही अपना इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। लेकिन क्या ये जरूरी है कि हम डॉलर्स वाले जो भी डीलिंग करें उसके अगेंस्ट हमें पैसे डॉलर में ही मिले? हम क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नहीं। ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते? क्या हम फॉरेन एक्सचेंज में काम नहीं कर सकते? क्या मना है, क्या बैंड है? ऐसा कुछ भी नहीं, आप कर सकते हैं। तो जब मेरे पास फॉरेन करेंसी आएगी तो मैं उसको डॉलर में ट्रांसलेट, वर्ड है ट्रांसलेट, ये ट्रांसलेशन वाला ट्रांसलेट नहीं है, स्पेलिंग ऑल दो सेम ही है, लेकिन इधर ट्रांसलेट का मतलब होता है कि फॉरेन करेंसी को डॉलर्स में घुमा लेना, डॉलर्स में कन्वर्ट कर लेना, ताकि आप अपने फाइनेंशियल को प्रेजेंट कर सकें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिस करेंसी में प्रेजेंट होते हैं उसको प्रेजेंटेशन करेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेजेंटेशन करेंसी। तो प्रेजेंटेशन करेंसी में फॉरेन करेंसी को लाना इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ IAS 21। ये समझ आया? जी। अब आपकी फंक्शनल करेंसी क्या होती है? प्रेजेंटेशन करेंसी मैंने वो बता दिया कि जिस करेंसी में आप अपने फाइनेंशियल्स बना रहे होते हैं उसको आप बोलते हैं प्रेजेंटेशन करेंसी। और आमतौर पर प्रेजेंटेशन करेंसी और फंक्शनल करेंसी सेम ही होती है, लेकिन फंक्शनल करेंसी को थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है। फंक्शनल करेंसी वो होती है जिसमें आप अपनी डीलिंग्स करते हैं। समझ आया? यानी नहीं, आप डीलिंग्स करते हैं। डीलिंग्स करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो पहला क्या लिखा हुआ है, ठीक है। द करेंसी डेट मेनली इन्फ्लुएंस सेलिंग प्राइस। जिस करेंसी यूनिट में आप चीजें बेचते हो, जिस करेंसी यूनिट में आप चीजें सेल करते हो, वो आपकी वेट। क्या बन जाती है? फंक्शनल करेंसी। फंक्शनल करेंसी। सेकंड आपको नजर आएगा, जिस कंट्री में कॉम्पिटिटिव फोर्सेस यानी आप एक कॉम्पिटिटर की, आपकी मटेरियल की, आपकी लेबर की, आपकी मेन पेमेंट्स, जिस करेंसी यूनिट में आप अपनी मेन पेमेंट्स करते हो, वो आपकी कौन सी करेंसी यूनिट कहलाती है? फंक्शन करेंसी। फंक्शनल जैसे आप अपने आप को करेंसी। समझना इस तरह से, आप सुबह उठती हो और शाम तक आप घूमती हैं, फिरती हैं, खाती हैं, पीती हैं, बस का, सॉरी, गाड़ी में पेट्रोल डलवाती हैं, गाड़ी का टायर चेंज करवा लिया, पूरा दिन आप खूब पैसे खर्च करती हैं। तो कौन सी करेंसी में खर्च फरमाती हैं आप? फंक्शनल करेंसी। वो पाक रुपीस है, आपके लिए फंक्शनल करेंसी है। जिस करेंसी में आपकी फाइनेंसिंग चल रही है, जिस करेंसी में आपके ऑपरेशन चल रहे हैं, जिस करेंसी में आपकी इन्वेस्टमेंट है, मेनली प्राइमरी एक्टिविटीज आपकी बिजनेस की जिस करेंसी यूनिट में होती हैं, इज कॉल्ड योर फंक्शनल करेंसी। और आम तौर पे जो फंक्शनल करेंसी होती है उसी में आप अपनी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाते हैं। तो यूजुअली फंक्शनल करेंसी एंड प्रेजेंटेशन करेंसी इज सेम। एम आई राइट? यस। लेकिन जब आप तैयारी करते हैं, अब मेरे पास बहुत पैसे आ गए, मैंने कहा यार मेरी 4 कंपनी पाकिस्तान में, एक सिंध में, एक पंजाब में, एक केपी में, एक बलूचिस्तान में, फिर एक कंपनी मैं दुबई में खोलूंगा। कहाँ खोलूंगा? दुबई में। एक सब्सिडरी मैंने दुबई में, या एसोसिएट या जॉइंट वेंचर या ब्रांच मैंने पाकिस्तान के बाहर खोल लिया। तो ये मेरा फॉरेन ऑपरेशन शुरू हो गया, जिससे मुझे क्या आएगा? एक्सचेंज आएगा। फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। फॉरेन एक्सचेंज आएगा कहाँ? मैसेट। तो फॉरेन एक्सचेंज घूम फिर के इधर से उधर होके किधर आएगा?
मेरे पास, हाँ जब मेरे पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा, डॉलर आएगा, पाकिस्तान मेरी फंक्शनल करेंसी अज्यूम करो डॉलर है, और मेरे पास जो है वो कुवैती दिनार आ रहे हैं, दिरहम आ रहे हैं, पाउंड्स आ रहे हैं, तो मैं क्या अपनी बैलेंस शीट में पाउंड्स दिखाऊं, डॉलर की जगह पे कुछ और दिखाऊं? क्या ऐसा अलाउ हो सकता है? तो ये कंफ्यूजन है। नहीं। इस कंफ्यूजन को कहते हैं कि भाई, इस कंफ्यूजन का हल है, इस कंफ्यूजन का सॉल्यूशन है IAS 21, जो आपको बतलाएगा, सिखाएगा, समझाएगा कि किस तरह करेंसी यूनिट्स के डिफरेंसेस को टैकल करना है। बात समझ आ रही है? जी। अब देखो, मेरी बात जरा गौर से समझना, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है। आपने सेल्स की, फॉर एग्जाम्पल बाहर किसी मुल्क में आपने सेल्स की, सेल्स करते हैं क्या कैश उसी वक्त आता है? जरूरी नहीं है। क्रेडिट सेल होती है ना। हाँ, कैश आएगा कब? बाद में। अच्छा, तो कैश थोड़ा टाइम बाद आएगा, तो जिस वक्त सेल की डीलिंग की होगी और जिस वक्त कैश आएगा, क्या उस करेंसी यूनिट में फर्क आ जाएगा? जी। जो डिफरेंस आएगा, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एक्सचेंज डिफरेंस, और इस डिफरेंस को कैसे डील करना है ये हम आज सीखेंगे। ठीक है। ठीक है। अब एक्सचेंज रेट जो होते हैं, ये इनकी तीन तरह की क्लासिफिकेशन है। जो मैंने कहा था ना करना है, वो यही याद करना है। एक होता है हिस्टोरिकल रेट। हिस्टोरिकल रेट उस दिन को, रेट को बोलते हैं जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई हो, यानी आपने सेल किया, आपने क्या किया? सेल की। सेल की। जिस दिन आपने सेल की, उस दिन जो रेट चल रहा होगा लीजा, उसको क्या बोलते हैं हम? हिस्टोरिक रेट। बात समझ आई? जी। हिस्टोरिक रेट समझ आ गया, वेरी गुड। हिस्टोरिक रेट के बाद क्लोजिंग रेट। अब जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई वो है हिस्टोरिक रेट। जिस दिन बैलेंस शीट बनती है, जिस दिन रिपोर्टिंग डेट होती है, बैलेंस शीट बनती है, उसको कहते हैं क्लोजिंग रेट। क्या कहते हैं? क्लोजिंग रेट। बात समझ आ रही है? जी। कोई इशू? नहीं। एक होता है एवरेज रेट। एवरेज रेट क्या होता है भाई? एवरेज रेट आसान होता है। एवरेज रेट हम बोलते हैं कि जब जब हम क्या करते हैं, साल के शुरू और आखिरी दिन के रेट का एवरेज करते हैं ना, तो वो जो रेट आता है उसको कहते हैं क्या? एवरेज रेट। मतलब साल के शुरू में 200 रुपये डॉलर था, साल के आखिरी दिन 210 रुपये था, तो 200 और 210 की एवरेज क्या होगी? 205। 205। इसको हम कह देते हैं एवरेज रेट। एनी क्वेश्चंस? नहीं। अच्छा, एवरेज रेट इज लाइक स्टार्ट और एंड। स्टार्ट। ट्रांजैक्शन इसके बीच में कहीं नहीं आएगी ना? हाँ। लाइक मतलब इसका कोई कनेक्शन ट्रांजैक्शन से तो नहीं ना, कि जिस डेट पे ट्रांजैक्शन हुई और जिस डेट हाँ, पे ना ना, लाइक नहीं नहीं, इतनी वो नहीं है, इतना टेंशन वाला बात नहीं है। सिर्फ स्टार्ट और सिर्फ वो। हाँ। ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाएंगे। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है ना? नहीं। ओके। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, एक छोटा सा क्वेश्चन होगा, नहीं, एक छोटी सी चीज है। इंडिविजुअल कंपनी की ट्रांसलेशन सीख रहे हैं, ठीक है। इनिशियल ठीक है। ट्रांजैक्शन, सेटल ट्रांजैक्शन। इनिशियल मतलब सेल किया, सेटल मतलब जब उसकी पेमेंट या रिसिप्ट हुई। इसको हम क्वेश्चन से करके देखेंगे। तो एक क्वेश्चन है, इसको जरा पढ़ेंगे। पढ़ लिया। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हुआ क्या है, जरा इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। जी। मैं इसको वन नोट पे 1 मिनट ले लेता हूँ, फिर हम कर सकते हैं। एक सेकंड होल्ड कीजिए।
अब देखें, April 1st 2018 कॉलिंस कंपनी, अ कंपनी दैट यूज द डॉलर, यानी कंपनी की मेन करेंसी कौन सी है? डॉलर। डॉलर है। और गुड्स बेची हैं कि खरीदी हैं? um क्वेश्चन चला के क्या? सेल किए, क्वेश्चन चला गया। एक सेकंड, अब आ गया? नहीं, नहीं, जी अब आ गया। हाँ ठीक। जी बताइए, कंपनी ने खरीदी है। खरीदी है। जब हम कोई चीज परचेज करते हैं तो क्या होता है? एंट्री क्या होती है? परचेज इज डेबिट, पेएबल क्रेडिट, एम आई राइट? क्रेडिट। ठीक है। यस। अब देखो, इसको समझना है ना, तो यूं समझिएगा कि हम एक्सचेंज डिफरेंस पे काम करेंगे। किस पे काम करेंगे? एक्सचेंज डिफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्या देखो, मैं एंट्री लिख रहा हूँ, अमाउंट बाद में बात करेंगे। परचेज इज डेबिट, पेएबल क्रेडिट, एम आई राइट? यस। जिस दिन मैंने परचेज की थी, आप देखो मैंने परचेज किस करेंसी यूनिट में की है? कोई रियाल। के आर है ना, कोई और करेंसी यूनिट है? क्या लिखा हुआ है? जी। के आर 1.8 इज इक्वल टू $1। 1 अप्रैल, जिस दिन मैंने परचेजिंग की, 1 अप्रैल 2008, जब मैं परचेजिंग की एंट्री बना रहा हूं, तो मेरे पास क्या सीन है कि 1.8 के आर जो है वो $1 के बराबर होते हैं। तो बड़ी करेंसी कौन सी हुई? डॉलर के आर? के डॉलर। डॉलर बड़ा हुआ। तो अगर मैं 54,000 के आर को डॉलर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं मल्टीप्लाई का रिलेशनशिप लगाऊंगा कि डिवाइड का? डिवाइड का। क्योंकि पाकिस्तानी करेंसी छोटी है, डॉलर बड़ा है, तो मल्टीप्लाई होता है। और पाउंड बड़ा जी। है, डॉलर छोटा है, तो डिवाइड होता है। यानी इसको यूं याद रखना, छोटी करेंसी से बड़े की तरफ जाना है तो मल्टीप्लाई। जैसे पाकिस्तानी करेंसी टू डॉलर, छोटी से बड़े पे जाना है यस। तो मल्टीप्लाई। और बड़ी से छोटी पे, यानी पाउंड स्टर्लिंग से डॉलर पे आना है तो डिवाइड। बड़ी से छोटी पे डिवाइड और छोटी से बड़ी पे मल्टीप्लाई। तो ये मैंने कर दिया। क्या आंसर आया? एक 30,000। फिर ना, 30,000। डॉलर में आ गया ना? जी। यहाँ यहाँ तो कोई इशू है? नहीं सर। अब पेमेंट कब होगी? 2 months बस लेटर, 31st मई को। पेबल आपका कितना था? 30,000। यहाँ लाइबिलिटी बढ़ी थी, यहाँ लाइबिलिटी डेबिट पे कम हो जाएगी 30,000 से। बात सही है गलत है? सही है। लेकिन पेमेंट किस करेंसी यूनिट में करनी पड़ेगी? KR में। तो बैंक से पैसे निकलेंगे, कितने से निकलेंगे बैंक से कि हम के आर खरीद सकें? 1.758 सर। कितना आंसर आएगा? 52,500। है? आपको पेमेंट थर्ड। अच्छा सॉरी सॉरी। डिवाइड। डिवाइड 1.75 का रेट मिला ना अब आपको? हाँ हाँ सही। तो कितना? 30,857। अल्लाह अकबर। पेबल था कितना? 30,000 का। इसको सेटल करने के लिए पैसे कितने विड्रॉ करने पड़े? 30,857। क्यों ये करना पड़ा? इसका रीजन क्या था? एक्सचेंज। एक्सचेंज रेट में जो चेंज। तो इस ये आपको फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? नुकसान। कितने से?
857 से। ये एसओसीआई में लॉस चला जाएगा, हमेशा बैलेंसिंग फिगर होगा। कोई तकलीफ है तो बताइए, वरना कॉपी कीजिए। हो गया। ये मैं एक पिंक कलर से कुछ लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ? टाइमलाइन। क्या लिखा है मैंने इसमें? ये जिस ट्रांजेक्शन डेट को हमने। इनिशिएट हुई, ये ट्रांजेक्शन इनिशिएट हुई और ये ट्रांजेक्शन क्लोज हो गई, जी। मतलब ड्यूरिंग द ईयर कंप्लीट हो गई। कंप्लीटेड क्या? ड्यूरिंग ड्यूरिंग द द। ईयर। तो हमने एक ही बार लॉस और गेन की वर्किंग की कहानी खत्म कर दी। बात समझ आ रही है? जी। और ये एक टॉपिक पूरा हो गया। अब कभी कभी ऐसा होगा कि आप ईयर एंड से एक महीना पहले परचेज या सेल करोगे, और पेमेंट जो है वो ईयर एंड के बाद कहीं जाके आ रही होगी। तो जब पेमेंट आएगी उस वक्त तो ये वर्किंग होगी ही होगी। अब IAS 21 कहता है, जब रिपोर्टिंग डेट बीच में पड़ जाए ना, रिपोर्टिंग डेट बीच में आ जाए, क्या हो जाए? रिपोर्टिंग डेट बीच में आ जाए। तो उस वक्त आप गेन या लॉस कैलकुलेट करके रिपोर्ट कर देंगे। क्या मतलब? अगर ट्रांजेक्शन साल मैं। में स्टार्ट होती है और खत्म होती है तो नो प्रॉब्लम, ये खत्म। लेकिन अगर सही है। रिपोर्टिंग डेट यानी बैलेंस शीट डेट बीच में आ जाए तो आप क्या करेंगे? हम्म। उस दिन गेन या लॉस जो भी होगा वो रिकॉर्ड कर देंगे। अब कैसे करेंगे इसको देखना पड़ेगा। ये देखें आ गया एक छोटा सा क्वेश्चन, तो पढ़िएगा। कर लिया। ट्रांजेक्शन शुरू हुई कब? 1 अप्रैल 2008 को। और मैं कहता हूँ तो मैं क्या गलत कह रहा हूँ कि ट्रांजेक्शन ईयर एंड के बाद भी आउटस्टैंडिंग है? नहीं, सही बोल रहे हैं। सही बोल रहा हूँ? जी। तो रूल के हिसाब से ईयर एंड पे आके हमें क्या करना है? गेन या लॉस रिकॉर्ड करना है। अब वो निकालना पड़ेगा ना। सबसे पहले तो ट्रांजेक्शन जब हुई है उस दिन की वर्किंग करेंगे। 1 अप्रैल 2008, यूज द डॉलर एज अ फंक्शन करेंसी, बाय गुड्स यानी परचेज इज डेबिट। कितने से आएगा? सेम ही होगा 30,000 से। 54,000 डिवाइड बाय 1 पॉइंट। लेकिन अब पेमेंट का टाइम नहीं आ रहा, रिपोर्टिंग ईयर एंड आ टाइम रहा आ है। रहा है। अब यहाँ पे हम एंट्री क्या करें? हम यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज होना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे सर पेबल थोड़ी हो रहा है, तो क्या करूँ सर मैं? तो मैं कहूँगा बेटा पहले आप एक्सचेंज डिफरेंस निकालो। क्या निकालो? एक्सचेंज डिफरेंस। कितना आएगा? 857। नहीं, सॉरी, 1 मिनट। 1764। 17। 64। अच्छा एक सेकंड ना।
1764 क्यों? वैसे इसका आंसर क्या आ रहा है? 54,000 को मैं कर रही हूँ डिवाइड बाय 1.7, तो आ रहा है 31,764। यानी ये लाइबिलिटी हो गई है, ठीक है। यानी लाइबिलिटी अब देखो रिकॉर्ड कितने पे हुई हुई है, ठीक। और आ कितनी रही है? 30,000। नीड टू इंक्रीज लाइबिलिटी बाय कितने से? इन दोनों का डिफरेंस लिया, और 1764। लाइबिलिटी क्रेडिट पे बढ़ती है 1764, और जो डिफरेंस है वो कहाँ चला जाएगा? लॉस में। बात समझ आ एक्सचेंज रही है? लॉस। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? सही सही समझ गई। नहीं। कॉपी कीजिएगा प्लीज। जी। हो गया। अब ये क्वेश्चन पढ़िए और बताइए इसमें नया क्या है। सिर्फ कहानी कंप्लीट दो। होगी। ईयर एंड क्या है इसमें आपका? 31 दिसंबर। ट्रांजेक्शन इनिशिएट कब हुई? 25 अक्टूबर। ठीक है। और ईयर एंड बीच में पड़ गया, और क्लोज कब हुई? 6 नवंबर। हाँ, स्टार्ट ए में 16 नवंबर, दूसरे वाले में आउटस्टैंडिंग रह रही है। तो 16 नवंबर। यानी इसमें जो है, ये हमने जो पहली एग्जांपल आपको सिखाई थी, वो काम होगा कि नहीं होगा? जी। क्या मुझे आंसर बता सकती हैं आप? जी बताती हूँ। एंट्रीज भी बनाइएगा प्लीज। जी। कितने से डिवाइड करोगे? 11.16 है। ठीक है, आंसर क्या आएगा? 25627। ओके। और पेमेंट हो रही है तो कितना डॉलर निकालना पड़ेगा? 10.87। क्या आंसर आता है? 26,310। 26,311 कर दूं? हाँ जी, 26,311। ज्यादा पैसे निकालने पड़ेंगे। जी। कितना लॉस हो गया बाबा? 684। ठीक है। बी पार्ट ट्राई करेंगे आप? बी पार्ट में क्या हुआ है? ट्रांजैक्शन क्लोज नहीं हो रही, आउटस्टैंडिंग है, ऐसा ही है ना? जी। तो पहली एंट्री तो वही रहेगी,
और ईयर एंड पे आपको गेन या लॉस रिकॉर्ड करके लायबिलिटी को एडजस्ट करना होगा, ऐसे ही है ना? जी। निकालिए एक्सचेंज डिफरेंस। अब कौन सा रेट लोगे, ये वाला या ईयर एंड वाला? ईयर एंड वाला। वेरी गुड। बहुत मुश्किल आई है ना? जी। माशाल्लाह, हाँ भी बोल रहे तो हाँ। एक्स क्या आंसर आएगा? 25953। क्या लगता है, गेन हुआ है लॉस हुआ है? लॉस हुआ है। लॉस की वजह से लायबिलिटी को बढ़ाना होगा और लॉस में रिकॉर्ड करना होगा। 25627 माइनस 259 जो भी आया 953, क्या लॉस आया? 326। ओके, एनी तकलीफ? नो सर। ओके। एक आपको क्वेश्चन याद हो, हमने किया था सेक्शन बी टाइप का, पता नहीं कौन से आईएफआरएस 5 के साथ। उसमें एक रिक्वायरमेंट जी। की थी जो मैंने कहा था कि हम्म। नहीं कर सकते। अब आपका वो होमवर्क हो गया, आपने करना है, ठीक है? ठीक है। अब 1 मिनट अभी है बाकी है। नॉन जी जी। मॉनेटरी आइटम्स लिखते हैं। कॉस्ट मॉडल नॉन मॉनेटरी आइटम्स दैट आर हेल्ड एट कॉस्ट आर इनिशियली ट्रांसलेटेड टू हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड कैरी फॉरवर्ड एट दिस वैल्यू। कोई ऐसी आइटम जो कॉस्ट मॉडल में, या अल्लाह, कोई ऐसी आइटम जो कॉस्ट मॉडल पे चल रही हो, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, तो उसको एक मरतबा कन्वर्ट कर दिया जाता है और फिर उसको दोबारा रीट्रांसलेट ईयर एंड में नहीं किया जाता। यानी इनकम स्टेटमेंट की जो आइटम्स हैं जैसे परचेजेस, पेबल परचेजेस वगैरह, उनकी वजह से अगर कुछ है, कोई चीज़ें हैं जैसे पेबल अभी हम देख रहे थे, इसी तरह रिसीवेबल भी हो सकता है, इनको हम ईयर एंड पे रीट्रांसलेट करते हैं, गेन या लॉस निकालते हैं। लेकिन ऐसी चीज़ें जो नॉन मॉनेटरी आइटम्स हैं और आपके पास पड़ी हुई हैं, तो उनको बस एक मरतबा डॉलर में ले आएंगे, इसके बाद उसकी रीट्रांसलेशन नहीं होगी। बात समझ आ रही है? ठीक है, मतलब जैसे हम अभी कर रहे थे कि पेबल्स को हम हर डेट के हिसाब से हाँ, ट्रांसलेट करें, तो वैसे नहीं करते। एसेट्स को आप यूँ कह लो कि नहीं करते, ठीक है? नॉन सही है। करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स को नहीं करते। करंट एसेट में रिसीवेबल आता है, उसको हम करते हैं, ठीक है? सही। ठीक है। एक और छोटी सी बात, अनसेटल्ड ट्रांजेक्शन ही हमने अभी किया है, एक बार इसको पढ़ें। 4 बुलेट्स हैं, कोई ऐसी चीज जो नहीं पढ़ी मैंने? नहीं, समझ आ गया। आईएएस खत्म हो जाता है। कुछ ये छोटा सा असाइनमेंट देने का दिल चाह रहा है मेरा, लेकिन असाइनमेंट दूं कि अभी कराऊं, क्या बोलते हैं आप? दे दे असाइनमेंट। ठीक है, तो IS-21 हमारा कंप्लीट होता है। अभी जाइएगा नहीं, एक सेकंड रुकिएगा। ये मैं भेज चुका हूँ हैंड आउट ना, व्हाट्सएप पर। नहीं, ये नहीं भेजा आपने। मैं अभी भेज देता हूँ। अब इसमें देखिएगा, कुछ ठीक है। चीज़ें हैं बतानी थी मुझे। चैप्टर 1 हमारा हो गया है। चैप्टर 2 जी। हमारा हो गया है। इसमें कितने IS थे? 4। चैप्टर 4 IS-36 था। चैप्टर 5, और आज हमने चैप्टर 10 खत्म किया है, ठीक है? तो कितने चैप्टर हो गए? और और आपको उम्मीद है कि पांचों के पांचों माशाल्लाह हिफ्ज हो गए होंगे, एक भी चीज़ आपकी मिस नहीं होगी और आपने सब कुछ दोबारा प्रैक्टिस कर लिया होगा।
क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगले महीने आपका पेपर है, ऐसा ही है ना? जी सर, कर लिए किट, मैंने आपको बताया तो शुरू कर दिया है। एक छोटा सा असाइनमेंट मुझे आज दोनों को देना था, लेकिन वो आई नहीं है, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, ये रिकॉर्डिंग उनको मैं भेज दूंगा अभी। ये चैप्टर 6 और 7 नजर आ रहे हैं, 6 और 7। जी ये F7 की थ्योरी है, पूरे F7 की ठीक है। थ्योरी, ये दो चैप्टर हैं। रोज आपने क्या करना है, रोज चैप्टर 6 में मैं जाऊंगा, मैं आपको एक चीज बताऊंगा। 117 है पेज नंबर, रखिएगा, आपको मैं एक चीज बताऊंगा, बहुत ज़रूरी है जो मैं बताने जा रहा हूँ, वरना मुश्किल हो जाएगी, ठीक है? कभी कभी एग्जामिनर पागल हो जाते जी हैं ना, वो थ्योरी देता है। ये मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा ज़रूर, एंड में पढ़ाऊंगा जब हमारा कोर्स पूरा हो जाएगा, लेकिन अभी मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, क्योंकि ये चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है, 100% पढ़ाया है। जिसने भी आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग F3 में पढ़ाई होगी टीचर ने, उसने लाजमी ये पढ़ाया है, ठीक है? हमारी आपसे रिक्वेस्ट ये है जी कि रोज जो है ना, अभी देखिए हमारे पास अराउंड